Today's topic of discussion is pyruvate oxidation, regulation and clinical correlates. तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान और टीसीएस साइकिल के दरमियान होता है। इस पाथवे में पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोए के अंदर, वो एसिटाइल कोए टीसी साइकिल में पार्टिसिपेट करता होता है। तो हमने फिर इसके बाद हमने इसकी रेगुलेशन पढ़नी है, तो इसके बाद हमने पढ़ना है क्लिनिकल कोरिलेट्स। तो जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में बना वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन से होता हुआ मैट्रिक्स में पहुंचेगा। जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए एंटर होगा मैट्रिक्स के अंदर उसको बोलते हैं पायरुवेट हाइड्रोजन सिम्पोर्टर या पायरुवेट हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर। पायरुवेट अंदर आ गया हाइड्रोजन के साथ, तो पायरुवेट अंदर आ गया तो फिर पायरुवेट उस एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा डिफरेंट स्टेप्स के जरिए, और उसको कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इस एंजाइम के कितने, हम कह सकते हैं कि एंजाइम में कितने कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। एक E1 जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, E2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, तीसरी डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। इसके साथ साथ दो रेगुलेटरी भी होती है, एक को बोलती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज जिसने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की फॉस्फोरिलेशन करा के इसको इनएक्टिव करना है, दूसरा फॉस्फेटेज पीडीएच फॉस्फेटेज जिसने इसकी डीफॉस्फोरिलेशन कराते हुए इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेप्स को देख लेते हैं। पायरुवेट एंटर हुआ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के पास आया, तो सबसे पहले जो इसका E1 वाला सब यूनिट है, E1 वाले को जो कोएंजाइम चाहिए उसका नाम है टीपीपी, E2 वाले को कोए और लिपोइक एसिड, जबकि E3 वाले को FADH और NADH ये चाहिए होता है। ओके, तब तो पायरुवेट आ गया पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के पास। तो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज ने करना क्या है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराना होगा, इसको E1 भी बोलते हैं। और इसमें होगा क्या, इसमें जो पायरुवेट से निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास बचे दो कार्बन एटम हाइड्रोक्सी इथाइल की फॉर्म में, तो वो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप टीपीपी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर टीपीपी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी टीपीपी में, थायमिन पायरोफॉस्फेट में। जो थायमिन पायरोफॉस्फेट था इसने हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप किसको दे दिया, एसिटाइल लोपामाइड को, यानी इसने लिपोइक एसिड को दे दिया। इस लिपोइक एसिड को एसिटाइल ग्रुप मिला तो इसका नाम तब्दील हो गया, इसको बोलेंगे एसिटाइल लोपामाइड। क्या बोलेंगे उसको, एसिटाइल लोपामाइड। फिर इस लोपामाइड ने अपना एसिटाइल ग्रुप किसको दे दिया, कोए को, जो कोएंजाइम के तौर पे काम आ रहा था E2 का। तो जब कोए को एसिटाइल ग्रुप मिल जाए तो उसको बोलेंगे एसिटाइल कोए, और ये वापस आ जाएगा लोपामाइड की फॉर्म में, लोपामाइड की फॉर्म में। लेकिन लोपामाइड जो बना वो रिड्यूस फॉर्म में था, जो असल में होता है ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस फॉर्म को हम कह सकते हैं, ओके, जो रिड्यूस फॉर्म है उसने कन्वर्ट होना ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो यहाँ पर FADH2 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। FADH इसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कैरी कर लेगा, FAD बन जाएगा FADH2। FADH2 को रीजनरेट कराने के लिए जो एंजाइम होगा इस कैटालिटिक एक्टिविटी को बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, जिसने रिड्यूस लोपामाइड की डिहाइड्रोजिनेशन कराई। और जो E2 वाली थी इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज इसलिए बोला था क्योंकि इसने एसिटाइल ग्रुप लोपामाइड से जो रिड्यूस फॉर्म में था एसिटाइल कोई को दे दिया। ओके, और इसको डिहाइड्रोजिनेस इसलिए बोला क्योंकि इसने रिड्यूस लोपामाइड की डिहाइड्रोजिनेशन करा के इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया। FADH2 वापस कन्वर्ट होगा FAD में, तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH में। ये दोनों कोएंजाइम थे E3 वाले के। नेट इक्वेशन अगर देखी जाए या फिर नेट देखा जाए तो हमें यहाँ पर NADH की फॉर्मेशन होती है, एसिटाइल कोई की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये था पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन। इसमें जो लिपोइक एसिड था वो E1 वाले में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, E3 वाले में भी कर रहा है। इसका मतलब जो लिपोइक एसिड है वो सर्कुलेट कर रहा है, स्विंग की तरह काम कर रहा है। वो E1 वाले की एक्टिव साइड पे पहले जाता है, फिर E2 वाले पर, फिर इसके बाद E3 वाले पर। तो इसका एक स्विंगिंग फंक्शन होता है। अब इसकी रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन इसकी देखेंगे हम कोवेलेंट रेगुलेशन। तो कोवेलेंट रेगुलेशन में फॉस्फोरिलेशन होगी, डिफॉस्फोरिलेशन होगी। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की जब डिफॉस्फोरिलेशन होती है तब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है तब इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस, डिफॉस्फोरिलेशन कराने के लिए फॉस्फेटेस। अब होगा क्या, जो एसिटाइल कोए है ATP और NADH ये तीनों ये शो कर रही है कि एनर्जी का लेवल अभी बहुत ज़्यादा है और मज़ीद एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तब हमें इस एंजाइम को इनहिबिट करना होगा। इस एंजाइम को इनहिबिट करने का यही तरीका है कि हम काइनेस की एक्टिविटी को बढ़ा दें। तो एसिटाइल कोए एटीपी एनएडीएच पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की फॉस्फोराइलेशन करा के इसको इनएक्टिव कर देगा। इसके साथ कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, और जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल सिक्रेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम क्या करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस को इनहिबिट कर देगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ये इस एंजाइम को स्टिमुलेट करा रहे हैं। मतलब कैल्शियम काइनेस को इनहिबिट करके फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट करके डीफॉस्फोरिलेशन को प्रोमोट करते हुए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिव करता है। इसके साथ साथ डाइक्लोरो एसीटेट, ये वो ड्रग है जो कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती है, कैंसर सेल की ग्रोथ को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ड्रग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि पायरुवेट लैक्टेट की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, बल्कि पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाए। तो डाइक्लोरो एसीटेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस को इनहिबिट करके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करती है, जिसकी वजह से पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में। और यहाँ पे लिखा हुआ पायरुवेट, जब पायरुवेट का लेवल ज़्यादा होगा यानी सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। मतलब पायरुवेट काइनेस को इनहिबिट कर देगा, काइनेस की इनहिबिशन की वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा तो पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इंसुलिन, इंसुलिन एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या करती है, इस एंजाइम को पीडीएच फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ये डीफॉस्फोरिलेशन कराते हुए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करा देगा। ये एडिपोज टिश्यू में होता है। क्यों? क्योंकि अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा, ये पायरुवेट से क्या बनाएगा, एसिटाइल कोए। वो एसिटाइल कोए फैटी एसिड की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी, लाइपोजेनेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। अब इसके कुछ देख लेते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स। E1 वाला एंजाइम, E1 कैटालिटिक साइट, इसका एक अल्फा सब यूनिट होता है बीटा। अगर अल्फा सब यूनिट में म्यूटेशन आ जाए तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है। इसकी वजह से हमें लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम है ली सिंड्रोम। इसमें यह होगा कि ऐसे जीन जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स को या एटीपी सिंथेस को कोड करते हैं, तो उन जीन में म्यूटेशन आ जाए। इसकी वजह से हमें सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफेलोमाइलोपैथी, इंसेफेलो का मतलब ब्रेन, माइलो का मतलब माइलिन शीथ, पैथी का मतलब पैथोलॉजी, मतलब ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो टीसीए साइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। चूंकि ये पाथवे टीसीए साइकिल की तरफ लीड करता होता है, तो अगर हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर दे तो टीसीए साइकिल भी ब्लॉक हो जाएगी। अगर टीसीए साइकिल ब्लॉक हो गई तो फिर ब्रेन के न्यूरॉन्स है उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। लास्ट है आर्सेनाइट। आर्सेनाइट ट्राइवेलेंट फॉर्म है। आर्सेनाइट क्या करती है, लिपोइक एसिड के थायोल ग्रुप के साथ बाइंड करती है। इसी तरह ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करती है। ना सिर्फ इसको बल्कि ऐसे एंजाइम जो लिपोइक एसिड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है। फॉर एग्जांपल अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस जो आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और वैलिन इसकी कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह आर्सेनाइट इन तीनों को ब्लॉक कर देती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू पायरुवेट की ऑक्सीडेशन का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।